मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, हमारे देश के गृह मंत्री और जिनको कि भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह, उनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी राजनीति इस तरह की होती है और अपने दुश्मनों को वो इस तरह से छकाते हैं, इस तरह से थकाते हैं, इस तरह से घेराबंदी करते हैं कि वो एक बड़ी मशहूर सी कहावत है। लोग कहते हैं क्या कि मारेंगे कम घसीटेंगे ज़्यादा, यानी अपने राजनीतिक विरोधी की ऐसी दुर्गति करते हैं फिर वो कहीं का नहीं रहता है। आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर उनकी सत्ता किस तरह से चल रही थी और कैसे उनको इस तरह से घेरा गया, नाना प्रकार के आरोप उन पर लगे, जो उनकी पूरी इमेज थी वो इस तरह से डैमेज हो गई पूरी तरीके से कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से टूट गए। और आज अरविंद केजरीवाल हैं कहाँ पे भारत की राजनीति में? आजकल तो उनकी चर्चा तभी होती है जब किसी शादी में जाते हैं, कहीं किसी के यहाँ जाते हैं, कोई तभी उनकी चर्चा होती है, वरना कहीं अखबारों में कोई खबर तक नहीं छपती उनकी। ये हालत इस वक्त अरविंद केजरीवाल की हो चुकी है। अब जो हाल केजरीवाल का अमित शाह ने किया है, क्या कुछ वैसा ही हाल अब ममता बनर्जी का भी होने जा रहा है? वैसे जो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की पॉलिसी रही है, उसको लेकर के खासकर जो राष्ट्रवादी मीडिया है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो हमेशा बहुत नाराज़ रहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई अमित शाह पश्चिम बंगाल के अंदर आखिर राष्ट्रपति शासन कब लगाएंगे? अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीत सकती है। इस तरह की बातें कही जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी 8 जनवरी को हुआ और उसके बाद जिस तरह से 8 जनवरी को ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के आवास पर जाकर के, उनके कार्यालय पर जाकर के बाकायदा ईडी जिन सबूतों को लिया हुआ था, अपने पास रखा था, बरामद किया था, उन सारे सबूतों को जिस तरह ममता बनर्जी ने छीन लिया था, और उसके बाद जिस तरह से ऐसा लगा जैसे बीजेपी सरेंडर कर गई, क्योंकि ईडी उस वक्त वहाँ पे पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट में गई, कोलकाता की हाईकोर्ट में गई, और वहाँ पर जो सुजॉय पॉल थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे शोर शराबा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अभी सुनवाई नहीं हो सकती, और वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। 14 तारीख की डेट मिली वहाँ पे और 14 तारीख भी अब तो बीतने वाली है। यानी अगर देखा जाए तो जिस तरह से ऐसा लगा जैसे कि वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने सरेंडर कर दिया। जो पूरा बीजेपी का कैडर था पश्चिम बंगाल में, जो कि एसआईआर से बड़ा उत्साहित लग रहा था, वो पूरा कैडर अचानक से उनका बिल्कुल निस्तेज हो गया। लेकिन अब जिस तरह के संकेत नज़र आ रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि आखिर अमित शाह की आगे की रणनीति है क्या, अमित शाह आगे करने क्या वाले। जिस तरह से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर की है, उससे बहुत सारी बातें साफ हो जाती हैं, और वो बातें इस तरह की साफ होती हैं कि आपकी ममता बनर्जी की अब ऐसी घेराबंदी करने की प्लानिंग की जा रही है कि उनको बिल्कुल थका कर रख देना है, मतलब उनको राजनीतिक रूप से एकदम विवश कर देना है। अदालतों के चक्कर उन्हें काटने पड़ेंगे, जेल भी जाना पड़ सकता है। उनको पूरी तरह से थका देने की एक पूरी ज़बरदस्त पॉलिसी पर इस वक्त काम शुरू हो चुका है। अब सबसे पहले तो ईडी हाईकोर्ट गई थी कलकत्ता में, वहाँ पर कोई सुनवाई उनकी हुई नहीं। इसके बाद 12 जनवरी को ईडी सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ पे उसने अपनी याचिका दायर करी, और याचिका में उसने जो आरोप लगाए हैं, जो जिन धाराओं का जिक्र किया है, यानी कि लूट, सबूत मिटाने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश तक का आरोप ईडी ने लगा दिया है ममता बनर्जी के ऊपर, डकैती तक का आरोप लगा दिया। और वो सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ खुद स्वीकार भी कर रही ममता बनर्जी कि हाँ हम सब चीज़ों को छीन करके ले गए, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि ईडी ने बीएनएस की 17 धाराओं के अंतर्गत, जी नहीं एक दो नहीं 17 धाराओं के अंतर्गत ममता बनर्जी के ऊपर केस करने के लिए, एफआईआर करने के लिए मांग करते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की है। अब देखिए किस तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह धीरे धीरे पॉलिसी पर चला जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ईडी अगर पश्चिम बंगाल में जाती कि भाई
ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, तो वहाँ पे तो किसी की हिम्मत थी नहीं कि कोई ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता, क्योंकि खुद जो वहाँ पे सबसे बड़े अधिकारी पुलिस विभाग के हैं, डीजीपी, वो तो खुद वहाँ पे कानून तोड़ रहे थे ममता बनर्जी के साथ, वो खुद धमकाने में शामिल थे। वहाँ के जो कोलकाता के एसपी हैं वो खुद धमकाने में और सबूतों को छीनने में शामिल थे। तो वहाँ की जो पुलिस है कोलकाता की, वो कोई केस दर्ज करेगी मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये तो पूरी तरह असंभव है, ये संभव ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद ईडी के पास विकल्प क्या था, ईडी अदालत में जाती और अदालत से गुहार करती कि आप निर्देश करो कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अब जो मांग की है अपनी याचिका में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मांग ये की है कि दरअसल इनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कराई ही जाए, लेकिन इस पूरे मामले की जो जांच हो वो पश्चिम बंगाल की पुलिस जांच नहीं करेगी, ये पूरी जांच जो है वो सीबीआई करेगी कि किस तरह से सबूतों को छीना गया। यानी कि आखिर ममता बनर्जी ने जिस तरह से झपट्टा मार करके डकैती डाली सबूतों पर, लूट की सबूतों की जिस तरह छीना झपटी हुई, आखिर उसकी वजह क्या थी, ये पूरा एक डिफरेंट केस बन गया है। ईडी ने इसको पूरा एक डिफरेंट केस की तरह देखा है और ये कहा है कि सिर्फ इस मामले की, सिर्फ 8 जनवरी के जो इंसिडेंट है, सिर्फ उसकी जांच जो है वो सीबीआई करे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और उसने साफ साफ ईडी ने कहा है कि हमको कतई उम्मीद नहीं है, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जो वहाँ की पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वो इसमें हमारा कोई सहयोग करेगी या कोई जांच करेगी। जाहिर सी बात है भाई, ममता बनर्जी के लिए तो सब उनकी पुलिस व्यवस्था क्या है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यही स्थिति है। और आप सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी गई, उसके पहले ही पूरी तैयारी करके ममता बनर्जी ने एक पूरी की पूरी याचिका अपनी तरफ से केवियट दाखिल कर दी पहले ही कि अगर ईडी की मांग पर कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो उसके पहले हमारा जवाब, यानी पश्चिम बंगाल सरकार का जवाब, उससे पहले सुना जाए। अब ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वही बात हो गई। तो खुद उन्होंने सबूतों को नष्ट किया, खुद उन्होंने सबूतों को लूटा, डकैती डाली, छीना झपटी की, लेकिन वो कह क्या रही हैं, वो कह ये रही है कि साहब पहले हमारी बात सुन ली जाए। तो अब दरअसल यहाँ पे धीरे धीरे ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता, उनके जेल जाने का रास्ता, उन पर एफआईआर दर्ज होने का रास्ता, ये धीरे धीरे खुल रहा है। अगर सीधे सीधे कोई कार्रवाई अगर बीजेपी सरकार करे, अगर केंद्र सरकार सीधे सीधे अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दे, तो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ममता बनर्जी को मिल सकता है। अमित शाह ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि राष्ट्रपति शासन तो लगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से होते हुए लगे। अब इस वक्त आप देखिए, सामने सबूत है, सब कुछ सामने है, कैमरे पर दर्ज है, ममता बनर्जी की सारी कारस्तानी सबके सामने है, सब कुछ खुलेआम सरेआम हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जाहिर सी बात है, अगर कोई भी जज होगा, अगर वो निष्पक्ष होकर भी फैसला करे, तो उसको मुख्यमंत्री, डीजीपी, वहाँ के एसपी, इन सब के खिलाफ में केस तो करना ही पड़ेगा। ये आदेश देना पड़ेगा कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना ही पड़ेगा। अब इस समय वैसे भी स्थिति इतनी बुरी चल रही है कांग्रेस पार्टी की इकोसिस्टम की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कपिल सिब्बल वगैरह की तो वहाँ पे सुनी नहीं जा रही है। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो कपिल सिब्बल की नहीं सुन रहे, अभिषेक मनु सिंघवी की नहीं सुन रहे। पता नहीं उनकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर अगर कोई अंतरात्मा होती तो शायद वो जाग चुकी है। तो उस जागी हुई अंतरात्मा से अगर फैसला होता है तो जाहिर सी बात है कि फिर ममता बनर्जी के सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा, उन पे एफआईआर भी होगी और उन पर केस भी होगा और उनको जेल जाने की नौबत भी आ सकती है, और उनको अगर जेल जाना पड़ेगा तो उनको फिर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, संभवतः ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दें, लेकिन अगर वो इस्तीफा भी नहीं देती हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर एफआईआर दर्ज होती है, अगर वो इस्तीफा भी नहीं देती हैं, अगर जेल भी जाना पड़े उनको, और अगर वो जेल जाएं और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बवाल होता है, बड़ा बवाल होता है, तो फिर उस समय केंद्र सरकार के पास एक पूरा लॉजिक होगा कि वो ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट जा करके कि भाई अगर इस तरह का मामला है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी बीजेपी सरकार, ये अमित शाह की सरकार ये चाहती है कि भाई जो कुछ भी हो वो
अब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से हो, ताकि ममता को कहीं से भी कोई विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ही ना मिल पाए। और इसमें भी अगर आप जरा गौर से देखें तो जो ममता बनर्जी हैं, उनके पास इस वक्त उन्होंने जो जिस तरह से एग्रेशन दिखाया उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, जिस तरह से ईडी के खिलाफ उन्होंने एग्रेशन दिखाया है, उससे एक बात यह भी साफ होती है कहीं ना कहीं उस वक्त 8 जनवरी को ऐसा लगा कि बीजेपी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में पहुंच गई है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी राष्ट्रपति शासन ना लगाए, जाहिर सी बात है अगर बीजेपी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा पाती है वेस्ट बंगाल में, तो फिर वो चुनाव जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो लगा देती है तो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। तो अब इसका मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि अमित शाह ये तो चाहते हैं कि साहब यहाँ पे किस तरह प्रेसिडेंट रूल लगे, ऐसा लगता है, लेकिन जो रूल लगे वो हमारे द्वारा ना लगाया जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट को इसके साथ में कुछ खेल किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए कि भाई वहाँ पे जंगल राज हो चुका है, मुख्यमंत्री पे खुद आरोप लग रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद लूट छीना झपटी में शामिल हो रही हैं। जब ये सारे आरोप इस तरह से घेर करके लगेंगे, यानी वही मैंने कहा ना कि मारेंगे कम घसीटेंगे ज़्यादा, यानी कि सीधे हमला नहीं करेंगे, तड़पाएंगे उनको, घेरेंगे, घेराबंदी करेंगे प्रॉपर तरीके से, उनको अदालतों के चक्कर लगाकर थका देंगे, जैसा अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। इस तरह से आप याद करो, जब कभी भी अगर कोई शेर किसी का पीछा कर रहा हो, अगर वो बार बार पीछे मुड़ करके देखे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो शिकार हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ऐसी हालत कर देंगे ममता बनर्जी की कि उनको लगेगा बार बार कि हमारा पीछा हो रहा है, हम जेल जा सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि ये सब जो होगा वहां पे सरकार स्वयं ममता बनर्जी की है, तो क्या खुद पश्चिम बंगाल की पुलिस ही गिरफ्तार कर लेगी ममता बनर्जी को? ये तो संभव नहीं है। सीबीआई अरेस्ट करेगी या सीबीआई दिल्ली लाएगी। तो कुल मिलाकर के आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आने वाली है। और कहीं ना कहीं 8 जनवरी की तारीख को ममता बनर्जी का वो असली चेहरा, असली रंग दिखता है। जिस तरह से वो छीना झपटी पर, गुंडागर्दी पर उतारू हुई, उससे ये बात समझ में आती है। कहानी पंचतंत्र की है, बड़ी मशहूर, आपने सुना होगा, रंगा सियार। कई लोग उस कहानी को नीला सियार भी कहते हैं। एक सियार होता है और वो किसी गलती से अपनी किसी नीले रंग के ड्रम में गिर जाता है, उसकी पूरी चमड़ी पर नीला रंग आ जाता है। अब उसके आसपास के जो सियार होते हैं वो सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है या ये कोई ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई प्राणी है जिसका चमड़ी का रंग नीला है, ये कुछ विशेष है। तो सब उसको एक महानता की श्रेणी में मान लेते हैं, उसको अपना गुरु मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, जो मान लेते हैं उसी की पूजा करते हैं, वही फैसले करना शुरू कर देता है, जो वो कहता है वही सब करते हैं। वो शिकार करके, वो सियार वो आराम से बैठा रहता है, दूसरे लोग जाते हैं सियार शिकार करके लाते हैं, वो आराम से खाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि पूर्णिमा की जब तिथि आती है और जब सारे सियार जो है वो हुआ करते हैं, तो वो जो रंगा सियार होता है ना, वो भूल जाता है कि वो दरअसल रंगा सियार है, नीला रंग उसका है। वो भी हुआ करना शुरू कर देता है और तब ये पोल खुलती है कि दरअसल ये तो रंगा सियार है, ये तो हम में से कोई है, कोई विशेष प्राणी नहीं है। तो वैसे ही स्थिति ममता बनर्जी की 8 जनवरी को हो गई कि जब वो खुल करके एकदम असली चेहरा दिखाते हुए कोयला घोटाले से जुड़ी फाइल्स को, दस्तावेज को, सबूतों को बिल्कुल डकैती चोरी करके झपट्टा मार के ले गए। ये उनका असली रंग दिखाता है कि जो उनका असली रंग है वो सामने आ गया। तो हमारी नज़र इस पर बनी हुई है लगातार, हम इस पर आगे भी बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।